मेरा स्टूडेंट, यह वीडियो 12th क्लास बिहार बोर्ड का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका 8वां वीडियो है। इसके पहले हम लोग 7 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो में हम लोग ऐसे को लिखना सीखेंगे। सबसे आसान तरीका क्या है ऐसे लिखने का। तो अगर आप इस पैटर्न को, जो मैं ऐसे लिखने का पैटर्न बताऊंगा, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपका लेवल इंग्लिश में कैसा भी हो, आप एक बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं और इससे आपको अच्छा मार्क्स अपने एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम में जो ऐसे है वो किस टाइप का पूछा जाता है और कितने शब्दों में लिखना होता है। तो आप अपने एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो आपकी जो आंसर, जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें एक सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में लिखा होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप जो कहते हैं वो आपको लिखना होगा डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरा वर्णन करके। और जो ऐसे पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट एन एसे ऑन एनी वन का मतलब है कि यहाँ पे दिया हुआ जो ऑप्शन है इनमें से कोई एक पर लिखना है। ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, मतलब 150 से लेकर 200 शब्दों में आपको ऐसे लिखना है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि हमें 150 से 200 शब्दों में लिखना है। और दूसरी बात, अगर आप एक अच्छा ऐसे लिखते हैं तो आपको 8 नंबर तक मिल सकता है, मतलब ऐसे आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। अब आपको सबसे पहला क्या बात करनी है कि जैसे ही आपके एग्ज़ाम में ऐसे के क्वेश्चन दिखाई देता है तो आप इन सभी में से आपको उस टॉपिक को चुनना है, मतलब उस ऐसे को चुनना है जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है या फिर जिसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है अबेडिंग पार्टी, दूसरा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तीसरा है स्लो एंड स्टेडी बीन्स द रेस, और चौथा है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फैमिली, और 5वां है इंडियन फेस्टिवल। तो यहाँ पे जो 5 ऑप्शन है ना, इनमें से आपको क्या करना है कि सबसे जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हैं या फिर आप कहें तो सबसे आसान तरीके से आप जिस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं उसी टॉपिक को यहाँ पे चुनिए और उस पर ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे एक बात आपको मैं बता दूँ, इसमें जो ये बी नंबर क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये एवरग्रीन टॉपिक्स है, मतलब कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं अपने गेस पेपर में इसे पहले से ही दे रखा हूँ इम्पोर्टेंट मार्क करके। ठीक है। अब ये जो है ना इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फैमिली, ये भी इम्पोर्टेंट है बट अब इसका इम्पोर्टेंस कम गया है, मतलब अब ये आपके एग्ज़ाम में आने के कम चांसेस है। फिर भी मैं पहले ही इस चैनल पे एक कोविड-19 जो आपका है इस पे मैं ऐसे करवा चुका हूँ, तो आप वहाँ से सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका इसमें है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और दूसरा हो गया इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फैमिली। ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब दिखा देता हूं कि ऐसे का पैटर्न क्या होगा और कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स हैं जिसे आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करके जा सकते हैं। तो सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं, 12th क्लास के ऐसे स्टूडेंट जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं पूरे सिलेबस को कवर करते हुए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, समरी, लाइन एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ट्रांसलेशन, पैसेज, प्रेसी, लेटर एप्लीकेशन, ऐसे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, पूरे आपके सिलेबस को कवर करते हुए मैंने एक गेस पेपर बनाया है। तो अगर आप इस गेस पेपर को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके इसे आप ले सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये मेरे गेस पेपर का ही कट है। तो मैं अपने पहले से ही गेस पेपर में, मेरा जो गेस पेपर है वो सिर्फ बुक नहीं है,
वो एक चलता फिरता वीडियो कोर्स है। क्योंकि मैं अपने गेस पेपर में जहाँ पे समझाने की बात आई है वहाँ पे मैंने समझाया है, जहाँ पे रटने की बात आई है वहाँ पे मैंने बताया है कि इस टॉपिक को रटना पड़ेगा, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने की बात आई है वहाँ पे मैंने बताया है कि इस टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बताया है कि इसका आपको फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। इसको आपको लेटर के बारे में मैंने बताया था। और जो यहाँ पे जो टॉपिक दिए हुए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स हैं जो मैंने अपने गेस पेपर में दिया है। लेकिन इस वीडियो में इस टॉपिक को भी मैं अपडेट करूँगा। ये तो यहाँ पे दिया हुआ ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं ही, लेकिन फिर भी मैं आपको और यहाँ पे पैसेज में एक्चुअली यही सारे यहाँ पे ऐसे मैं बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, बस इसमें एक दो ऐसे को मैंने ऐड ऑन किया है तो उसको बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, अगर नोट करना चाहते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स फॉर 2020-22 एग्ज़ाम, मतलब 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप नोट करिए। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिए जो 1 नंबर में लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 2 नंबर में लिखा हुआ है उससे कम इम्पोर्टेंट, 3 नंबर में लिखा हुआ है उससे कम इम्पोर्टेंट, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनर का ना जो ऐसे पूछने का तरीका होता है वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ रखा है, क्योंकि बहुतों सालों से हम लोग बिहार बोर्ड को फॉलो करते आ रहे हैं, उसके क्वेश्चन पेपर को देखते आ रहे हैं, तो हम लोग को समझ आ गया है कि आपका एग्जामिनर किस टाइप का ऐसे पूछेगा। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए और आपको इन सारे टॉपिक पे आपको तैयारी करके जानी है। इसमें आप एक टॉपिक और ऐड कर लीजिएगा अगर आपका मर्जी हो तो, कोविड-19। लेकिन ये जो है ना कोविड-19 पे इस बार नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बट बहुत से कहते हैं कि आएगा। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोविड-19 बहुत हद तक एलिमिनेट हो चुका है हमारे कंट्री से, लेकिन आपका जब एग्ज़ाम होगा तो उस समय अगर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा तब हो सकता है एग्जामिनर इस टॉपिक पे आपको ऐसे पूछ दे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको वहाँ पे 5 चॉइस मिलेंगे ऐसे लिखने का, उन 5 में से आपको एक तो ज़रूर मिल जाएगा इतना टॉपिक से, जो भी मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ तो 5 में से एक ज़रूर मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अब दूसरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस ऐसे में मतलब इस वीडियो में आपको पॉल्यूशन पे या फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे मैं आपको ऐसे लिखकर बताऊँगा और बताऊँगा कि कैसे लिखना है, और कल के वीडियो में मैं आपको 4-5 ऐसे लिखकर आपको दिखाऊँगा, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, फ्लड और फ्लड इन बिहार, ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ इसी चैनल पे, तो आप सर्च करिएगा ऐसे बाई बिरबल प्रसाद सर, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप इस टॉपिक पे देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे अपने बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ की समस्या आती है, तो आपका एग्जामिनर इस पे ऐसे पूछेगा, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अब एक बात और मैंने बताया कोविड-19 पे भी ऐसे लिखवा चुका हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी सर्च करिएगा ऐसे बाई बिरबल प्रसाद सर या फिर कोविड-19 बाई बिरबल प्रसाद सर, तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे में कल के वीडियो में आपको 6 ऐसे आपको करके दिखाऊंगा, मतलब पूरी तरह से उसका आंसर लेकर आऊँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और उसको अच्छे से समझाऊँगा। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो या तो आपका एग्जामिनर पॉल्यूशन पूछे, या फिर पॉल्यूशन इन इंडिया पूछे, या फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, या फिर वाटर पॉल्यूशन, या फिर एयर पॉल्यूशन, कुछ भी इतना में से पूछे। आपको जो मैं आज लिखाऊंगा वो सारे के सारे का एक ही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरीके से मैजिक आंसर बनाया हूँ, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो पहला ये हो गया। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, ये भारत और बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, और अभी जो करंट गवर्नमेंट है इस समस्या पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मतलब बेरोजगारी या फिर भारत में बेरोजगारी, तो दोनों में से कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको एक ही तरह से लिखना है, वो मैं आपको कल बताऊंगा।
तीसरा है फ्लड या फिर फ्लड इन बिहार, सिर्फ फ्लड दे दे या फिर फ्लड इन बिहार दे, तो दोनों का एक ही आंसर होगा और एक ही तरीके से लिखाएगा। ये भी ऐसे मैं आपको कल करवाऊंगा। आज मैं सिखा रहा हूँ कि ऐसे कैसे लिखेंगे, आगे सिखाऊंगा और कल मैं आपको सारे ऐसे का आंसर दूंगा। अगला है वुमेन एजुकेशन। इस बात पे सरकार बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरा है वुमेन एम्पावरमेंट। इसका मतलब पहले समझ लीजिए, चाहे आपको वुमेन एजुकेशन पूछे चाहे वुमेन एम्पावरमेंट पर पूछे, दोनों में सेम ऐसे होगा। मतलब समझिए, ऐसे तो आपको पता होगा, वुमेन एजुकेशन का मतलब हुआ नारी शिक्षा और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब हुआ नारी सशक्तिकरण। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए दुनिया पागल है या फिर कहें दुनिया को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो है ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज। आपको पता है क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि जो मौसम का असर है ना, वो बहुत ही अलग दिखने लगा है। मतलब गर्मी के दिन में आपको कभी कभी ऐसा मौसम हो जाता है बरसात वाला, और बरसात के दिन में कभी कभी गर्मी वाला मौसम। तो यही इसी को कहते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण ही ये हो रहा है। और इसमें हमारा मानव जीवन और जो हमारा हर तरह के जो जीवन है, जो जीव है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही हॉट टॉपिक है, तो इस पर आप एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, ऐसे मैं इसको करवाऊंगा। अब एक एग्जामिनर होता है ना, इस टाइप के ऐसे पूछता है, वर्क इज वर्शिप, माइट इज राइट, करप्शन या फिर करप्शन इन इंडिया, टेररिज्म या फिर टेररिज्म इन इंडिया। तो देखिए एक बात बता दूं, ये आठवां और 9वां ये पूछेगा नहीं। पहले ये हॉट टॉपिक होता था, लेकिन इस बार हो सकता है ना पूछे। फिर भी ये भी एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। और अगला है डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी एक बार देख लेना है। तो मैं आपको फाइनली बता दूं कि सबसे पहले आपको कौन याद करना है। अगर आप याद करते हैं तो, अगर आपको लिखना आता है तो सही बात है। अगर आप याद करते हैं तो सबसे पहले आपका ये याद होना चाहिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये तीसरा, उसके बाद आपका ये चौथा, और 5वां आपको याद होना चाहिए डिसिप्लिन। पहले ये 5 ऐसे याद कर लीजिए, उसके बाद ही इसमें से कोई याद करिएगा। आप फिर से सुन लीजिए, पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लड, वुमेन एजुकेशन और डिसिप्लिन। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू राइट एन एसे। अब एसे लिखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि एसे को आप कैसे बहुत आसान तरीके से लिख पाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है कि आप जिस टॉपिक पे एसे लिख रहे हैं ना, उसका आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन का मतलब उस टॉपिक का मतलब क्या है, उस टॉपिक का रियल में आज के डेट में क्या मतलब है, उसका क्या डेफिनेशन है। मतलब ये सारी बातें आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी है। आप जिस टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं, आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। आगे मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप इंग्लिश में आपका लेवल मीडियम भी है ना, तो भी आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए कैसे लिखना है, मैं आपको सारा करके दिखाऊंगा। दूसरा आपको करना है पास्ट ऑफ टॉपिक, मतलब जिस टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हैं उसका पास्ट में, मतलब उसका पहले के दिनों में उसका इतिहास क्या रहा, उस टॉपिक का हमारी सोसाइटी का पर इम्पोर्टेंस क्या रहा, क्या महत्व रहा, या फिर उस टॉपिक से हमें पास्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ, उस पर लिखना है। मतलब इसी टॉपिक में ये सारे पॉइंट को कवर करना है। तीसरा, उस टॉपिक का गुड थिंग लिखना है। अगर कुछ अच्छी पहलू है, जैसे हम लिख रहे हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो इसका कोई तो अच्छा पहलू नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे में कुछ अच्छे परिणाम भी होंगे, तो वो चीज़ें लिखनी है। और दूसरा बैड थिंग, अगर गुड थिंग नहीं होंगे तो बैड थिंग तो होंगे, जैसे पॉल्यूशन से बहुत बुरा असर पड़ता है, तो और पास्ट में क्या असर पड़ा, क्या प्रॉब्लम हुआ, उसको आपको ये दूसरा टॉपिक में लिखना है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है ना कि 4 पॉइंट्स बनाना है,
किसी भी ऐसे को लिखने के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग अप्रोच होता है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए लिखना चाहते हैं तो 4 पॉइंट्स बनाइए और उस 4 पॉइंट्स पे आपको 6 लाइन लिखना है। आप 6 सेंटेंस भी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर आता है तो आप बहुत आसान से 6 सेंटेंस लिख सकते हैं। तो इसको गुना करिएगा तो आपको होगा 24 सेंटेंस। और एक सेंटेंस में अगर आप 8 शब्द भी लिखते हैं तो इसको आप करिएगा तो हो जाएगा 192 वर्ड्स। और आपको तो बोला गया है 150 वर्ड से 200 वर्ड तक, यानी 150 से 200। तो आप बहुत आसान से ऐसे को लिख सकते हैं। आगे मैं और बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है प्रेजेंट इफेक्ट, मतलब जिस टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हैं उसका आज वर्तमान में क्या परिणाम रहा है, वर्तमान में उस टॉपिक की क्या चल रही है, क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर वो टॉपिक हमारे लिए यूजफुल है। जैसे वाटर पोल्यूशन पे लिख रहे हैं तो क्या वाटर पोल्यूशन हमारे लिए फ़ायदेमंद है? तो नहीं, तो हार्मफुल तो ज़रूर होगा। तो अगर आपको यूजफुल नज़र आता है, कुछ उसके अच्छे फ़ायदे हैं तो वो लिखना है, या फिर उसके कुछ ख़राब फ़ायदे हैं, कुछ ख़राब बुरे असर हैं। ख़राब फ़ायदे क्या होंगे, असर होंगे, तो वो आपका बुरा परिणाम को लिखना है। या फिर हमारी सोसाइटी पे वो चीज़ क्या प्रभाव डालती है। अगर होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो इससे हमारी सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, बीमारियां बढ़ती है, लोग कैसे कैसे परेशान होते हैं, हमें गंदे पानी मिलते हैं पीने के लिए जिससे बीमारियां होती है अगर वाटर पोल्यूशन होता है तो। जो भी हमारे समाज में उनका प्रभाव पड़ रहा है ना, वो आपको लिखना है तीसरा नंबर टॉपिक में। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देता हूँ। अगर आप आतंकवाद पे लिख रहे हैं तो आतंकवाद हमारे समाज में क्या परिणाम डालता है, उससे हमें क्या तकलीफ़ होती है, और या अभी क्या प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पास्ट में तो इसमें लिखना है दूसरा टॉपिक में, दूसरा पॉइंट में। तीसरा में प्रेजेंट में कहाँ कहाँ पे आतंकवाद गलत अपना ये रास्ता पकड़ रही है, क्या हो रहा है, वो चीज़ें लिखनी है। और चौथा में आपको लास्ट में सजेशन देना है कि आप आतंकवाद के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि आतंकवाद से कैसे निपटा जाएगा, आपको क्या लगता है कि आतंकवाद एक अच्छी समस्या है। मतलब आप अपना विचार देंगे, पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ना तो आपका एग्जामिनर ज़्यादा नंबर भी देगा, और ज़्यादा नंबर देने के साथ साथ वो उसको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, रट लेते हैं वो अच्छी बात नहीं। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो लास्ट में तो रटना ही पड़ेगा, जो मैं आपको कल के वीडियो में 6 ऐसे लिख कर दिखाऊँगा। ठीक है, उसे आप जैसे को तैसे मैं जैसे लिखाऊंगा वैसे ही आप रट सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने गेस पेपर में सेक्शन बी सब्जेक्टिव में लिख रखा है ऐसे राइटिंग टिप्स। और जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद टॉपिक के पास्ट लिखिए। इस भाग में आप टॉपिक का इम्पोर्टेंस, प्रॉब्लम, गुड थिंग, बैड थिंग जो पास्ट में हो रहा है लिख सकते हैं। तो मैंने गेस पेपर को भी एक वीडियो कोर्स की तरह बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया बुक जैसे कि उठा के दे दिए, है ना। और ये सारे बातें मैंने अपने गेस पेपर में सारा कवर किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जब ऐसे आप लिख रहे हैं तो ऐसे लिखते समय आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। क्या ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अंग्रेजी लिखना आता है तो वो एक एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं। अगर आप इम्प्रेस करना चाहेंगे तो आप गलती ज़रूर करेंगे। तो आपका होना है, लिखने का मतलब होता है किसी टॉपिक को बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसके बारे में आपको बताना, ना कि किसी को इम्प्रेस करना। अगर आप इम्प्रेस करने के चक्कर में अच्छे वोकैबुलरी, अच्छी स्टाइल राइटिंग का यूज करते हैं तो अगर एक एग्जामिनर को समझने में प्रॉब्लम होगा ना, अगर उसे समझ में ना आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो नंबर को काट लेगा और अच्छा नंबर नहीं देगा। तो पहला पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि लिखने का मतलब इन्फॉर्म करना होता है, ना कि इम्प्रेस करना, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा आपको लिखना है कि जो भी पढ़ने वाला है वो आपकी बात को अच्छी तरह से समझ पाए।
ये नहीं लिखना है कि आप लिख रहे हैं और आपको जो पढ़ने वाले जो ऐसे जो टीचर हैं, जो एक एग्जामिनर हैं, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा अच्छे से। तो जब उनको बातें अच्छे से समझ में ही नहीं आएंगे तो वो आपको नंबर किस लिए देंगे। तो आपको सिंपल और सटीक लिखना है, समझ गए। और जो स्टूडेंट कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं लिख सकता, आप इस पॉइंट को ना आप 10 ऐसे पे अप्लाई करके देखिए, आप लिख सकते हैं, खुद लिखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा कि अगर आपको टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर आता है, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने मतलब समझ रहे हैं आप, मैंने टेंस के 17 वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है ना, सारे टेंसेज की जो टाइप्स हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, सारे के सारे अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप बहुत आराम से, जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं और आप लिखेंगे भी। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिया हूँ कि आप ऐसे कैसे लिखेंगे और आपको कैसे आपका एग्जामिनर का जो ये है कि 150 से 200 शब्दों में लिखना है, वो कैसे पूरा होगा। तो आपको तो सबसे पहले जिस टॉपिक पे मिला उसको पे 4 पॉइंट्स बनानी है। जैसे मैंने आपको ये पॉइंट्स बताया ना शुरू में, ये सारे, तो आपको जिस टॉपिक पे ऐसे लिखना है उस पे आपको क्या करना है कि 4 पॉइंट बनानी है। ठीक है, और उन 4 पॉइंट में आपको 6 सेंटेंस लिखना है। आप 6 सेंटेंस भी नहीं लिख सकते, अरे भाई आप बिल्कुल 6 वाक्य में आप लिख सकते हैं, 6 सेंटेंस तो आप लिख ही सकते हैं। और अगर आपने इन चारों टॉपिक पे, चारों पॉइंट्स पे अगर आपने 6 सेंटेंस लिख लिया तो आपको बन गए 24 सेंटेंसेज, बन गए ना। और आप सेंटेंस जब लिखेंगे तो उसमें कम से कम तो 8 शब्द होंगे ही होंगे, है ना। अगर नहीं है तो लगा लो 6 होंगे, 6 शब्द होंगे। तो जो भी सेंटेंस होंगे तो उसमें 8 शब्द होंगे ही होंगे। और अगर आप इस 24 से 8 को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको बन जाएगा 192 शब्द, यानी लगभग 200 शब्द। और आपका एग्जामिनर बोल रहा है कि आप 150 से 200 शब्दों में लिख सकते हैं, आपको इतना में ही लिखना है। तो आप इससे 20 शब्द ज़्यादा कर देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, और आप इससे 20 शब्द कम कर देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको समझ में आया। आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, आप लिख कर तो देखिए, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, रटवाते तो सब हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, या फिर कहें तो पॉल्यूशन, या फिर कहें तो एयर पोल्यूशन, या फिर वाटर पोल्यूशन, कोई भी पूछे, कोई भी तरह के पोल्यूशन पूछे, आपको ये लिखना है और ऐसे लिखना है। तो देखिए मैंने पहला पार्ट में लगभग 6 सेंटेंस है, 2 2 4 2 6, और एक सेंटेंस में आपको 8 शब्द दिख ही रहे होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने एवरेज लिया है। तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो पहला में मैंने क्या लिखा है, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखना था। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख के नहीं लिखना है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, वो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। तो अब इसको मैं समझाता हूँ। मेरा जो लैंग्वेज है ना थोड़ा अप होगा, इसे आप थोड़ा और सिंपल लिख सकते हैं, बट आपको टेंशन नहीं लेना। मैं जब लिखने लगता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता, इसलिए थोड़ा सा अप लैंग्वेज हो गया है, ऐसे तो सिंपल ही है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो कहता है पॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन का सीधा मतलब है पर्यावरणीय पॉल्यूशन, मतलब पर्यावरण का पॉल्यूशन, क्योंकि हवा में होगा प्रदूषण, पानी में होगा, मिट्टी में होगा, ये सब में पॉल्यूशन होगा, और इसी पे हम चर्चा करेंगे। कहता ईट किसके लिए आया है, पॉल्यूशन के लिए। ईट अकर्स व्हेन ह्यूमन कंटामिनेट्स द एयर, वाटर और लैंड। अब यहाँ पे कहते हैं कि पॉल्यूशन तभी होता है जब मानव जाति हवा, पानी और ज़मीन को गंदा करता है। कंटामिनेट का मतलब होता है गंदा करना, मतलब उसको दूषित करना। एनी काइंड ऑफ अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल का मतलब कि जिसे आप नहीं चाहते हैं। डिजायरेबल का मतलब हुआ कि आप चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ अनडिजायरेबल, तो जो कि आपको नापसंद है, या फिर अनवांटेड,
जो आप नहीं चाहते हैं उस तरह के जो परिवर्तन होता है ना, और इस तरह के कोई भी परिवर्तन, एनी काइंड ये लिखा हुआ है, तो कोई भी जो जिसको आप नहीं चाहते हैं उस तरह के परिवर्तन होना, प्रोपोर्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स। अब प्रोपोर्शन का मतलब किसी अनुपात में आप चाहते हैं कि हवा में 21% ऑक्सीजन हो और वो घट कर 16% हो जाए, तो प्रोपोर्शन घट गया ना, तो प्रोपोर्शन में कमी होना कैन बी टर्म्ड एज पोल्यूशन, तो उसी को हम लोग पोल्यूशन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ में मैंने पोल्यूशन को समझाया है। अगली बात लिखा है मैंने, इट कैन काउज आर एनवायरनमेंट टू स्टार्ट एंड फॉल। अब कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट को फॉल करवाना, यानी हमारा एनवायरनमेंट बर्बाद होता है, पतन होता है, वो चीज़ धीरे धीरे फॉल कर जाती है, ख़त्म हो जाती है, फॉल करना शुरू हो जाती है। अब आगे लिखा है, वी शुड अंडरस्टैंड, हम लोगों को ये समझनी चाहिए। अब क्या, दैट कि इट कॉजेज हार्म, कि जो पॉल्यूशन है ना ये हमें हार्म पहुंचाता है, हमें इनसे प्रॉब्लम होता है, और डिसकम्फर्ट टू ह्यूमंस, और मानव जाति के लिए प्रॉब्लम खड़ा करता है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है सिर्फ। अब हमने दूसरा पैराग्राफ में इसके कुछ जो इफ़ेक्ट हैं, पहले क्या प्रॉब्लम हुआ, पॉल्यूशन कैसे हो रहे हैं इतिहास में, पास्ट में कैसे कैसे पॉल्यूशन हुआ, इसके क्या एविडेंस है, वो मैंने जो देखा है उसको दूसरा पैराग्राफ में लिखा है। मैंने बताया था ना कि दूसरा पैराग्राफ में आप पास्ट के बारे में लिखोगे, मतलब पहले के वर्षों में क्या हुआ है इस टॉपिक के बारे में। तो वही लिखा मैंने कि देयर आर मेनी टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर। मैंने लिखा है कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, लेकिन उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉल्यूशन है, जैसे एयर पॉल्यूशन, हवा प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन मतलब मिट्टी प्रदूषण। तो आपने यहाँ पे देखा मैंने क्या किया ना कि यहाँ पे बताना जरूरी था, तो मैंने इसी पॉइंट को यहाँ पे कोट कर दिया कि कुछ ही सालों में ये सारे जो पोल्यूशन है ना इसके देखने को बहुत ज़्यादा मिले हैं, ठीक है, और ETC कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद हमने लिखा है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज काउजिंग, मतलब जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो कारण बन रहा है ए लॉट ऑफ डिस्ट्रेस, बहुत सारे परेशानियों का, नॉट ओनली टू ह्यूमंस, केवल मानवों के लिए परेशानियां नहीं खड़ा कर रहा है, बट ऑल्सो एनिमल्स, मतलब मानव और जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत सारे परेशानियों को जन्म दे रहा है। आगे बताया हूँ मैंने कि कैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो पास्ट में देखा गया है उसको मैंने लिखा है कि विथ द राइज ऑफ द इंडस्ट्रीज। आपको पता होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही है, अपने बिहार में तो नहीं बन रही लेकिन इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्री बन रहे हैं। तो कह रहा है कि विद द राइज ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द माइग्रेशन ऑफ पीपल, और जो लोगों का जो माइग्रेशन है, एक जगह से जो दूसरे जगह लोग पलायन कर रहे हैं, जो उनका माइग्रेशन है विलेजेज टू सिटीज, मतलब जो गांव से शहरों की ओर जो लोग आ रहे हैं, अब किस लिए आ रहे हैं, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो रोजगार की खोज में आ रहे हैं कि शहर में जाएंगे तो रोजगार मिल जाएगा। देयर हैज बीन अ रेगुलर इंक्रीज इन इट, तो कहते हैं कि इसके कारण भी ना पॉल्यूशन में इंक्रीज आया है, पॉल्यूशन में एक बढ़ोतरी आया है। अब कैसे आया है, जब लोग गांव से शहर की ओर आए तो उनको नया घर की ज़रूरत होगी, उन्हें जंगलों को काटा, उनको नया अलग से जॉब की ज़रूरत होगी तो उन्होंने इंडस्ट्री लगाया, उनके लिए लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड होगा, तो उसके लिए बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं जो कि पॉल्यूशन बढ़ाने में मदद किए, ठीक है। तो अगला ये था, तो दूसरा, ये पहला हो गया आपको इंट्रोडक्शन, और ये आपका दूसरा हो गया कि पास्ट में पॉल्यूशन के लिए लेकर क्या नज़रिया है। तो तीसरा में हमने लिखा है कि पॉल्यूशन को आप कैसे रोक सकते हैं, इसको आप कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा, तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, आप लोगों ने 8, 9, 10, 11, 12 अभी तक आप लोगों ने ये रूल पढ़ते आया है 3R फार्मूला।
है ना, पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो मैंने क्या किया ना कि एक पॉपुलर फार्मूला को यहाँ पे दे दिया। आपने जो बचपन से आज तक पढ़ा है उसी नॉलेज को तो यूज करना होता है। तो मैंने क्या किया कि इस यहाँ पे ये फार्मूला को दे दिया, तो एग्जामिनर को समझ आएगा कि ये बच्चा पढ़ रहा है, तभी तो इसको ये फार्मूला याद है, पहले के क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था। अब क्या है उसको ज़रा समझिए। तो कहता है देयर आर मेनी वेज, कहता है बहुत तरीके हैं, बहुत रास्ते हैं टू मिनिमाइज, कम करने के लिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को। कहता है वी कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ 3 Rs, मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं क्या चीज़, इस प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल का मतलब फार्मूला, सिद्धांत, कोई सूत्र, ठीक है। जो 3R का फार्मूला है इसका हम यूज कर सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। आगे लिखा हुआ टू रिड्यूस पॉल्यूशन इन आवर इन्वायरमेंट, हम अपने पर्यावरण में पॉल्यूशन को कम करने के लिए इन 3R फार्मूला को हम प्रयोग कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन 3 मेजर्स, कहता है कि जो ये प्रिंसिपल है ना, जो ये ज्ञान है, जो ये नॉलेज है, ये आधारित है 3 तरह के मेजर पर। मेजर समझते हैं, मेजर्स का मतलब होता है आपका स्टेप, जैसे गवर्नमेंट स्टेप लिया कि हमें ये करना है, तो ये 3 पहलुओं पे आपका ये बेस्ड है फार्मूला। अब वो क्या है, रीयूज, मतलब वस्तुओं को दोबारा से प्रयोग करना। मतलब कि आपने किसी एक बोतल लिया आपने बाज़ार से और उसको आपने यूज कर लिया, अगर वो दोबारा से यूज हो सकता है, अगर आप उसे दोबारा यूज करने लायक हैं तो उसे आप दोबारा से यूज करें। तो रीयूज का मतलब यही हुआ कि वस्तुओं को आप दोबारा यूज करें, उसे जल्दी ना फेंकें। रिड्यूस का मतलब कि आपको ज़रूरत हो तभी प्रयोग करें, जैसे आपको बाइक पर जाना ज़रूरत अभी नहीं है ना, आपको घूमने का मन कर रहा है तो आप पैदल भी तो घूम सकते हैं, लेकिन बिना मतलब कि आप बाइक में पेट्रोल भराकर आप घूम रहे हैं, तो आप बिना मतलब का पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आपको रिड्यूस भी करना है, मतलब चीज़ों को कम भी करना है। और तीसरा रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं ना उससे हम नई चीज़ें रिसाइकल करके, मतलब पुनः चक्रण करके उससे हम नई चीज़ें बना सकते हैं और उसको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। समझ में आया? तो ये था 3R फार्मूला जो कि आप लोग को पता होगा। कहता है वी शुड रीयूज प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन, हम लोगों को ना प्रोडक्ट को बार बार यूज करना चाहिए। पेपर्स, प्लास्टिक्स, ग्लास एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कैन बी रिसाइकल्ड। अब कहता है पेपर को रिसाइकल किया जा सकता है, प्लास्टिक को भी रिसाइकल किया जा रहा है, ग्लास को भी, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी हैं जिसको भी रिसाइकल किया जा सकता है। तो जिसको किया जा सकता है उसको आप ज़रूर करें, बिना मतलब कि आपको पॉल्यूशन नहीं फैलाना है। समझ आया? तो ये था आपका तीसरा। और आप देख रहे होंगे हर एक पॉइंट्स में जो मैंने लिखा है लगभग 6 से 7 लाइन बहुत आसान तरीके से लिख दिया है, मतलब बिल्कुल सिंपल टेंस का प्रयोग करके। यहाँ पर देखिए इज, एम और आर का प्रयोग किया है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है ना। इसमें किसका प्रयोग किया है, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसमें कैन, कुड का प्रयोग करके सेंटेंस बनाया, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बहुत ज़्यादा मैंने रूल प्रयोग नहीं किया। इसमें देखिए इज, एम, आर का प्रयोग है ना। और आगे देखिएगा तो इसमें भी इज प्लस V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल इजी किया है। तो अगर आपको टेंस आता है तो आप लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने तीसरा भी लिख लिया। अब मैं लास्ट करवाता हूं, और सभी में लगभग 6 लाइन किया है, मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो लास्ट आपको अपना विचार देना है, आपका क्या नज़रिया है, इसे आप कैसे संभाल सकते हैं उसके बारे में लिखा है। हमने लिखा क्लियरली, क्लियरली का मतलब है स्पष्टता, मतलब पूरे क्लियर तरीके से। आई मीन टू से डैट, मतलब मेरा जो कहने का जो मतलब है, मैं कह सकता हूँ कि एवरी काइंड ऑफ पोल्यूशन, कि पोल्यूशन का कोई भी प्रकार क्यों ना हो, वो काउज करता है, कारण बनता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। तो मैंने कोई भी
ज़्यादा हार्ड रूल प्रयोग नहीं किया है, ठीक है, और आप लोग डरते रहते हैं। अ ह्यूज निगेटिव इम्पैक्ट ऑन आर इन्वायरमेंट, तो कहता है कि चाहे कोई भी पोल्यूशन हो वो हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा असर डालता है। निगेटिव इम्पैक्ट का मतलब बहुत बुरा असर डालता है हमारे ह्यूमन लाइव्स पे, मतलब मानव जिंदगी पे, और एनिमल्स की भी ज़िंदगी पे बुरा असर डालता है, चाहे कोई भी पोल्यूशन हो, है ना। आपने पानी को गंदा कर दिया और उसको अगर जानवर पिएगा तो उसको भी बीमारी होगा, समझ रहे हैं। तो हर तरह के लोगों को ये प्रॉब्लम करता है। इट इज़ आवर ड्यूटी, और हमने यहाँ पे स्वीकार किया है, ये स्वीकार करिएगा ना तो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ इसके पास मोरल नॉलेज भी है। तो हमने लिखा इट इज़ आवर ड्यूटी, कहता है ये हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है कि टू सेव आवर इन्वायरमेंट, कि हाँ अपने इन्वायरमेंट को बचा कर रखें, पर्यावरण को बचा कर रखें। अब कैसे? बाय टेकिंग इम्पॉर्टेंट मेजर्स, कहता है कि हम अपने पर्यावरण को बचा कर रखें, ये हमारी ड्यूटी है, और ये तभी रख सकते हैं जब हम महत्वपूर्ण स्टेप ले सकते हैं, महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए, तभी हम इसको बचा सकते हैं, हम अपना ड्यूटी निभा सकते हैं। आगे लिखा हुआ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। मैं भी देखता हूँ अपने गांव में, आज कभी जाता हूँ तो जो नल जल वाला योजना आया है ना, पानी ऐसे ही बहते रहता है बिना मतलब के, वहाँ पे कोई आदमी भी नहीं है, तो कम से कम पानी भी आप लोग बचाएं। तो गवर्नमेंट चाहती है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग स्टेप, गवर्नमेंट स्टेप ले रही है कि लोग इस बात को समझें, लेकिन लोग समझते ही नहीं। तो लास्ट लाइन में हमने मस्ट का प्रयोग किया है, तो ये भी मैंने हार्ड रूल थोड़ियों ने किया, मस्ट का प्रयोग ही किया। तो मैंने लिखा बी मस्ट टेक अ स्टेप टूवर्ड्स, तो हम लोगों को ना ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। स्टेप टूवर्ड्स का मतलब होता है, टूवर्ड्स मतलब की ओर, और स्टेप मतलब बढ़ना या फिर कदम उठाना। तो हम लोगों को आगे हमेशा कदम बढ़ाना चाहिए फॉर ए बेटर टुमारो, कि हम कल एक अच्छा ज़िंदगी जी सकें। तो आपने देखा मैंने ऐसे को कितना अच्छे तरीके से लिख दिया है। तो अगर आप इस ऐसे को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे के इम्पॉर्टेंट्स PDF मैं आपको दे दूँगा, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे बीरबल प्रसाद सर सर्च करके, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।